भारतीय राजनीति में इस समय विपक्ष का सबसे चर्चित चेहरा राहुल गांधी है, लेकिन जनता के बीच उनकी राजनीतिक वैल्यू एकदम शून्य है। राहुल का आज जो हाल है उसमें वो खुद ही नहीं डूबे बल्कि पूरी पार्टी को लेकर डूब चुके हैं। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी की छवि काफी नरम दल की थी, उसकी बातों में कहीं भी दादागिरी नहीं थी, अपनी बातें थोपने या मनवाने की जिद नहीं थी और यही कारण था कि सत्ता के गलियारों में उसका प्रभाव काफी ज्यादा था। लेकिन 2014 के बाद से जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, राहुल गांधी ने अवतार लिया है और कांग्रेस का मतलब हो गया है राहुल गांधी, जिससे पार्टी का राजनीतिक अंदाज लगातार बदलता गया है। अब हालात ये है कि राहुल गांधी के बयानों और तेवर ने राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या ये विपक्ष की सामान्य आक्रामकता है या लोकतांत्रिक ढांचे को चुनौती देने वाली तोड़फोड़ की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी पिछले 11 साल से सत्ता से बाहर है। 2014 की करारी हार के बाद 2019 में भी हालात नहीं बदले। राहुल गांधी जो खुद को एक जन नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, जो भारत कभी टूटा नहीं उसे जोड़ने निकले थे, उसके बावजूद बार बार हार का सामना कर चुके हैं। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि सत्ता से दूरी ने उन्हें बेचैन कर दिया है। इस बेचैनी का असर उनके भाषणों और राजनीतिक रणनीतियों में साफ दिखता है। पहले ईवीएम पर सवाल, फिर चुनाव आयोग पर आरोप और अब सीधे तौर पर सरकारी तंत्र के खिलाफ खुली चेतावनी। ये सब संकेत है कि कांग्रेस अब परंपरागत राजनीति से काफी दूर हो चुकी है। राहुल गांधी का हाल का बयान न सिर्फ उसकी राजनीति पर अपरिपक्वता का प्रमाण है, बल्कि ये साफ साफ दिखाता है कि कांग्रेस अब लोकतांत्रिक मूल्यों की बजाय धमकी और बदले की राजनीति को ही अपना नया हथियार बनाना चाहती है। संविधान की लाल किताब हाथ में लेकर अफसरों और कर्मचारियों को सबक सिखाने की खुली चेतावनी देना ये बताता है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी सत्ता को सेवा नहीं बल्कि बदला लेने का औजार मानते हैं। जो अफसर आज नियम कायदे के मुताबिक काम कर रहे हैं, उन्हें कल सत्ता में आकर डराना और दंडित करना ये किसी भी जिम्मेदार नेता की सोच नहीं बल्कि तानाशाही मानसिकता का प्रदर्शन है। ये वही सोच है जो राहुल की दादी की तरफ से ट्रांसफर हुआ है। उस दौर में इंदिरा गांधी ने कभी आपातकाल में देश को कैद कर दिया था, प्रेस की आवाज दबा दी थी और विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया था। आज भी कांग्रेस का मानसिक ढांचा वही अटका है। अगर सत्ता में हो तो संस्थाएं अपनी, अगर सत्ता से बाहर हो तो संस्थाएं दुश्मन। राहुल गांधी की राजनीति अब मुद्दों पर बहस करने से ज्यादा विरोधियों और संवैधानिक ढांचे को डराने धमकाने की तरफ बढ़ रही है। ये लोकतंत्र नहीं बल्कि सत्ता की भूख और व्यक्तिगत कुंठा का खेल है। इस सोच में न देश की चिंता है न जनता का सम्मान, बस कुर्सी पाने और बदला लेने की बीमारी है। राहुल गांधी के आलोचक अक्सर ये तर्क देते हैं कि उनका गुस्सा और राजनीति का तरीका उनके परिवार के पुराने अंदाज से मेल खाता है। इसे समझने के लिए 1975 के दौर में झांकना जरूरी है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था। इसकी बड़ी वजह इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला था जिसमें उनके 1971 के लोकसभा चुनाव को अवैध करार दिया गया था। अदालत ने माना था कि चुनाव के दौरान उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया था, इसीलिए उनकी सांसी खत्म होनी चाहिए। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बजाय इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। आपातकाल लागू होते ही विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जिनमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नाम शामिल थे। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, यानी अखबारों को ये तय करने से पहले कि सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी कि वो क्या छापेंगे। अदालतों और सरकारी संस्थाओं पर भी दबाव बढ़ा दिया गया कि वो सरकार के खिलाफ कोई फैसला न दे। नागरिक अधिकार जैसे बोलने और इकट्ठा होने की आजादी सीमित कर दी गई थी। ये दौर भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गए।
आज जब राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बोलते हैं, सत्ता में आने पर सबक सिखाने की बात करते हैं, तो उनके आलोचक इस बयान को उसी ऐतिहासिक संदर्भ से जोड़ते हैं जब राहुल संविधान की लाल किताब हाथ में लेकर धमकियाते हैं। तो ये इंदिरा की आपातकाल का अपडेटेड वर्जन लगता है। देखा जाए तो राहुल गांधी की राजनीति में आज 3 बातें साफ है। पहली, संवेदनशील मुद्दों पर गुस्से का अत्यधिक प्रदर्शन। दूसरी तरफ उन संस्थाओं पर अविश्वास जिनका फैसला उनके पक्ष में नहीं होता। और तीसरी, सत्ता में आने पर विरोधियों को दंडित करने का संकेत। बीते कुछ सालों में उन्होंने ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग जैसे संस्थानों पर कई बार आरोप लगाए हैं और खुलकर कहा है कि सत्ता में आने के बाद इनसे जवाब लिया जाएगा। यही कारण है कि उनके मौजूदा तेवर और बयानों को देखकर विरोधी दल और सत्ता पक्ष दोनों ही आपातकाल के उस दौर की याद दिलाने लगते हैं जब लोकतांत्रिक संस्थाओं को दरकिनार करके सत्ता की रक्षा की गई थी। लेकिन आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल के वर्षों में कांग्रेस पार्टी के भीतर पूरी तरह अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। 2014 और 2019 की हार के बाद पार्टी में नेतृत्व को लेकर कई आवाजें उठी, लेकिन उनमें से ज्यादातर या तो दरकिनार कर दी गई या फिर धीरे धीरे चुप करा दी गई। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जैसे गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद या तो कांग्रेस छोड़ चुके हैं या हाशिए पर चले गए हैं। 2020 में बने G23 समूह ने जब पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र और संगठनात्मक चुनावों की मांग की थी, तो उसे भी राहुल प्रियंका समर्थक खेमे ने नकारात्मक तरीके से लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी में अब बड़े फैसले लेने का अधिकार सिर्फ गांधी परिवार और उनके करीबी सलाहकारों तक सीमित हो गया है। नेतृत्व की ये सेंट्रलाइज्ड शैली या कह सकते हैं कि लिमिटेड शैली केवल पार्टी के भीतर ही नहीं बल्कि विपक्षी राजनीति में भी असर डालती है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का रवैया कई बार इसके सहयोगी दलों को असहज करता है। उदाहरण के तौर पर 2023 में सीट बंटवारे की शुरुआती चर्चाओं के दौरान बिहार और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की मांगों ने जेडीयू और तृणमूल कांग्रेस जैसे सहयोगियों को नाराज किया। ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर कांग्रेस को हर राज्य में बराबर की हिस्सेदारी चाहिए तो उसे पहले अपनी ताकत दिखानी होगी। इसी तरह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली और पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के रुख को लेकर असंतोष जताया था। इन घटनाओं ने ये स्पष्ट होता है कि भले ही राहुल गांधी विपक्षी एकजुटता की बात करते हो, लेकिन व्यवहार में कांग्रेस अक्सर ऐसा रवैया अपनाती है मानो बाकी दल सिर्फ उसके पीछे चलने वाले सहयोगी हो, बराबरी के साझेदार नहीं। ये वही मानसिकता है जो अतीत में भी कांग्रेस के भीतर और बाहर राजनीतिक असंतोष का कारण बनी। 1970 और 1980 के दशक में भी कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल में असफल रहा था और यही वजह है कि धीरे धीरे इन दलों ने अलग राह पकड़ी। आज राजनीति का जो हाल है उसमें गठबंधन की राजनीति तभी सफल हो सकती है जब पार्टियां एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे पर विश्वास करें। और यही कारण है कि कांग्रेस की किसी भी पार्टी से पटरी नहीं बैठती, क्योंकि वो पुरानी कांग्रेस वाले अहंकार से बाहर नहीं आ पाती। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर कांग्रेस वास्तव में विपक्ष का नेतृत्व करना चाहती है तो उसे सबसे पहले अपनी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बहाल करना होगा और सहयोगी दलों को बराबरी का दर्जा देना होगा, वरना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये वन फैमिली कंट्रोल मॉडल न केवल कांग्रेस को और कमजोर करेगा बल्कि विपक्ष को कभी भी एकजुट नहीं होने देगा। और सही मायने में देखें तो राजनीति में अगर कोई नेता बार बार आरोप, चेतावनी या धमकी वाली बातें करता है तो इसका असर दो तरह से हो सकता है। एक तरफ इससे उसके समर्थक और ज्यादा जोश में आ सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग बीच का रास्ता अपनाते हैं या किसी पार्टी के पक्के समर्थक नहीं होते वो इससे दूरी भी बना सकते हैं। राहुल गांधी का मौजूदा अंदाज उसके अपने पक्के वोटरों को तो खुश कर सकता है, लेकिन जब वो बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर तीखे बयान देते हैं तो इससे उनकी एक गंभीर और जिम्मेदार नेता वाली छवि बनना मुश्किल हो सकता है।
अगर देखें तो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उनकी संस्थाएं हैं, जैसे चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, संसद और आजाद मीडिया। ये संस्थाएं ही वो आधार है जिनके भरोसे हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम खड़ा है। विपक्ष चाहे तो इसके कामकाज पर सवाल उठा सकता है, आलोचना कर सकता है, लेकिन अगर कोई नेता इसकी वैधता पर भी उंगली उठाने लगे या काम करने वाले अफसर कर्मचारियों को सीधे सीधे टारगेट करने की बात करे तो ये बेहद खतरनाक मिसाल बन सकती है। अगर विपक्ष सत्ता में आने के बाद बदले की भावना से इन संस्थाओं पर हमला करने लगे तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, और यही चिंता राहुल गांधी के हालिया बयानों से निकलकर सामने आ रही है, जहां उन्होंने साफ कहा कि सत्ता में लौटने के बाद कुछ अफसरों को सबक सिखाएंगे। राहुल गांधी का ये तेज और आक्रामक अंदाज कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। वो शायद जानबूझकर सरकार और संस्थाओं पर हमला बोल रहे हैं ताकि जो लोग सरकार से नाराज है वो उनके पीछे एकजुट हो जाए। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि किसी एक नेता के आक्रामक तेवरों ने सत्ता विरोधी लहर को तेज किया है, लेकिन फर्क यह है कि इस वक्त राहुल गांधी के पास इतना बड़ा जनाधार नहीं है कि वो इस लहर को तुरंत सत्ता में बदल सके। राहुल गांधी का ये अंदाज कांग्रेस के लिए फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी। अगर ये आक्रामकता सिर्फ नकारात्मक राजनीति यानी आरोप और धमकी तक सीमित रह गई तो इससे कांग्रेस की छवि और कमजोर हो सकती है। कांग्रेस के पास अभी भी एक बड़ा संगठनात्मक नेटवर्क, पुराने और अनुभवी कार्यकर्ता और एक लंबा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, लेकिन इन चीजों का असली फायदा तभी मिलेगा जब पार्टी जनता को एक ठोस और सकारात्मक विकल्प दिखाए, ना कि सिर्फ ये कहे कि सत्ता में आकर सबक सिखाएंगे। राहुल गांधी के तेवर आज भले ही टीवी हेडलाइंस में जगह बना रहे हो, लेकिन राजनीति सिर्फ माइक पकड़कर ताली बजवाने का खेल नहीं है। विपक्ष का असली काम सरकार को घेरना है, ना कि हर वक्त संवैधानिक संस्थाओं से जंग छेड़ देना। अगर राहुल इस लड़ाई को अपनी निजी प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाकर जारी रखते हैं तो नुकसान सिर्फ कांग्रेस का नहीं होगा बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे का होगा। फर्क बस इतना है कि जब संस्थाएं कमजोर होगी तो उन्हें बचाने के लिए कोई कैमरा सामने नहीं होगा, और तब राहुल गांधी के पास न ताली बजाने वाला मंच होगा न सुनने वाला जमावड़ा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।